नमस्कार छात्रों, मैं अध्यापक कैलाश पाटिल। आज हम डॉक्टर दयानंद तिवारी द्वारा लिखित पल्लवन इस पाठ का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम प्रमुख कृतियाँ देखते हैं। साहित्य का समाजशास्त्र, समकालीन हिंदी कहानी, विविध विमर्श, चित्रा मुदगल के कथा साहित्य का समाजशास्त्र, हिंदी व्याकरण, हिंदी कहानी के विविध आयाम आदि। इनके लेखन की विशेषता देखते हैं। समाजशास्त्री तथा प्रतिबद्ध साहित्यकार, महाविद्यालयीन समस्याओं के प्रति जागरूक, संप्रेषणीय एवं प्रभावोत्पादक भाषा। विधा परिचय देखते हैं। एकांकी यह नाटक का एक प्रकार है। साहित्य शास्त्र में पल्लवन लेखन उत्तम साहित्यकार का लक्षण माना जाता है। पल्लवन अर्थात किसी लोकोक्ति, उदाहरण, सूक्ति आदि का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत पाठ में पल्लवन लेखन के विविध अंगों और नियमों को स्पष्ट करते हुए व्यवहारिक हिंदी के विभिन्न क्षेत्रों में उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डाला गया है। अब पाठ की ओर बढ़ते हैं। समय प्रातः 11 बजे। स्थान 12वीं कक्षा। रंगमंच। कक्षा में विद्यार्थी प्रवेश कर रहे हैं। कुछ विद्यार्थी आपस में बातें कर रहे हैं। कुछ ऊंचे स्वर में एक दूसरे को पुकार रहे हैं। तभी हिंदी शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं। देखिए, सुबह के 11 बजे हैं। स्थान है 12वीं कक्षा। बच्चे कक्षा में प्रवेश कर रहे हैं। कुछ बच्चे आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। इतने में हिंदी अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते हैं। सभी विद्यार्थी खड़े होकर नमस्ते सर। अध्यापक, नमस्ते विद्यार्थियों, बैठ जाइए। हमारा हिंदी का पाठ्यक्रम पढ़ाना पूर्ण हो गया है। परीक्षाएं समीप है। अब हमें प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नों का आकलन एवं अध्ययन करना चाहिए। क्या आपने प्रश्न पत्र का अवलोकन किया है? देखिए, जैसे अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते हैं, सारे बच्चे खड़े होकर नमस्ते कहते हैं। अध्यापक नमस्ते कहते हैं और फिर अध्यापक कहते हैं कि हमारा हिंदी अध्यापन कार्य पूरा हो गया है। अब परीक्षाएं समीप है। अब हमें प्रश्न पत्र को देखना होगा। प्रश्न पत्र में हर एक सवाल को जानना होगा, समझना होगा। आप लोगों ने क्या हिंदी का प्रश्न पत्रक देखा है? रोशन, जी सर, प्रश्न पत्रक का अध्ययन हमने भली भांति किया। रोशन कहता है कि हमने प्रश्न पत्र देखा, उसका अध्ययन किया अच्छे से। अध्यापक, तो क्या प्रश्न पत्र की दृष्टि से कोई ऐसा प्रश्न है जो आपको उत्तर लिखने की दृष्टि से कठिन जान पड़ता है? तब अध्यापक कहते हैं कि अगर आप लोगों ने प्रश्न पत्र का अवलोकन किया है, देखा है, तो इन प्रश्नों में से, इन सवालों में से कोई ऐसा सवाल है जिसका जवाब लिखने में आपको कठिनाई महसूस हो? प्रतीक, सर, प्रश्न पत्रक में सारे प्रश्न बड़े ही सरल और आसान है। प्रतीक कहता है कि प्रश्न पत्रक का हमने अवलोकन किया है और सारे प्रश्न सरल और आसान है। अध्यापक, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लगता है आप लोगों ने प्रश्न पत्रक या फिर उसके अलग अलग विभागों के प्रश्नों को बारीकी से नहीं देखा है। देखिए, वो कहते हैं अध्यापक कि लगता है अपने प्रश्न पत्रक या उसमें जो तरह तरह के जो सवाल है उनको आपने बारीकाई से नहीं देखा है। शीतल, सर, आपने बिल्कुल सही कहा है। व्यवहारिक हिंदी से संबंधित एक प्रश्न है जिसके उत्तर को लेकर मैं मन में कठिनाई अनुभव कर रही हूँ। शीतल कहती है कि आपने सही जाना, आपने सही बताया है कि प्रश्न पत्रक में एक ऐसा सवाल है जिसको लेकर मेरे मन में क्या है, कठिनाई है। अध्यापक, मुझे लगता ही था कि व्यवहारिक हिंदी विभाग के किसी न किसी प्रश्न को लेकर आपके मन में शंका होगी। अध्यापक कहते हैं मुझे यह पता ही था, मुझे ज्ञात ही था कि व्यवहारिक हिंदी के किसी न किसी सवाल को लेकर आपके मन में संदेह होगा। शीतल, जी सर, मैं पल्लवन इस घटक को लेकर दुविधा अनुभव करती हूँ। देखिए, शीतल कहती है कि पल्लवन ये जो घटक है, ये जो टॉपिक है, ये हमें समझ में नहीं आया। इस पल्लवन को लेकर मेरे मन में कई सवाल है। पल्लवन किसे कहते हैं, इसका उत्तर कैसे लिखा जाता है और इसकी व्याख्या क्या होती? पल्लवन किसे कहते हैं? क्या है ये पल्लवन?
इसका उत्तर कैसे लिखा जाता है, इसकी व्याख्या क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। अध्यापक, विद्यार्थी मित्रों, क्या पल्लवन घटक आप सभी को कठिन नहीं जान पड़ता है? अध्यापक छात्रों से पूछते हैं कि पल्लवन यह घटक जो है आपको कठिन नहीं जान पड़ता है? प्रतीक, रोशन एक साथ, जी सर, हमारा ध्यान इस घटक से थोड़ा हट गया था। देखिए यह हमें भी कठिन महसूस होता है, लेकिन इस घटक से हमारा ध्यान क्या है, हट गया था। हम सभी आपसे निवेदन करते हैं कि आप पल्लवन पर विस्तार में प्रकाश डालिए। हम जब आप इस घटक को पढ़ा रहे थे तब हमारा ध्यान नहीं था, ध्यान हट गया था। हम सभी मिलकर आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमें यह घटक जो है पल्लवन, ये जो घटक है, हमें फिर से पढ़ाइए। अध्यापक, फिर भी रोशन, पल्लवन से क्या तात्पर्य है? फिर भी देखिए अध्यापक पूछते कि पल्लवन से क्या तात्पर्य है, तुम्हें क्या समझ में आया है, तुम इस विभाग के बारे में क्या जानते हो? रोशन, हाँ, मैं इतना जानता हूं कि पल्लवन लिखना भी एक कला है। रोशन कहता है कि मुझे इस विभाग से, इस घटक से यह जानकारी है कि पल्लवन करना यह एक कला है। अध्यापक, पल्लवन बहुत कुछ है, इसे प्रत्येक लेखक, शिक्षक, विद्यार्थी को जानना चाहिए। देखिए वो कहते हैं कि पल्लवन बहुत कुछ है और सिर्फ पल्लवन की जानकारी सिर्फ बच्चों को नहीं तो एक लेखक को भी होनी चाहिए, शिक्षक को भी होनी चाहिए और विद्यार्थी को भी होनी चाहिए। गौरांश, इतनी जरूरी क्यों है पल्लवन की जानकारी? देखिए गौरांश पूछता है कि आप कह रहे हो कि सिर्फ जानकारी विद्यार्थी को नहीं तो लेखक और अध्यापक को भी जानकारी होनी चाहिए, तो यह पल्लवन है क्या, ऐसी कौन सी जानकारी इसकी? अध्यापक, ऊपरी तौर पर पल्लवन सहज लगता है, परंतु उसकी परिभाषा तथा विशेषताएं जाने बिना इस कला को कोई आत्मसात नहीं कर सकता। देखिए ऊपर ही पल्लवन लगता है, उतना वह सहज है नहीं। अगर पल्लवन को आपको जानना है तो उसकी परिभाषा, उसकी विशेषताओं को जानना होगा, और उसकी परिभाषा और ये जाने बिना पल्लवन क्या है आपको पता नहीं चलेगा। रोशन, आप इसकी परिभाषा पर प्रकाश डाल सकते हैं सर, आप इसकी परिभाषा बता सकते हो? रोशन कहता है। अध्यापक, हाँ, क्यों नहीं। अध्यापक, हिंदी में पल्लवन शब्द अंग्रेजी एक्सपेंशन शब्द के प्रतिशब्द के रूप में आता है। देखिए प्रतिशब्द मतलब पर्याय के रूप में आता है। पल्लवन का अर्थ है विस्तार अथवा फैलाव। देखिए पल्लवन का अर्थ होता है विस्तार करना, फैलाव करना। यह संक्षेप का विरुद्धार्थी है। देखिए यह संक्षेप का क्या है, विरुद्धार्थी है, मतलब इसमें विस्तार करना है। संक्षेप का देखिए विरुद्धार्थी पर्यायवाची शब्द कौन सा है, विस्तार। जब किसी शब्द, सूक्ति, उदाहरण, लोकोक्ति, गद्य, काव्य, पंक्ति आदि का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसका दृष्टांतों, उदाहरणों अथवा काल्पनिक उड़ानों द्वारा 200-300 शब्दों में विस्तार करते हैं तो उसे पल्लवन कहते हैं। फिर देखिए कोई सूक्ति हो, कोई उदाहरण हो, लोकोक्ति हो, गद्य हो या काव्य है, जब वह दिया जाता है और उसका हमें क्या करना है, विस्तार में वर्णन करना है। 200-300 शब्दों में विस्तार में वर्णन करना है। जब हम विस्तार में वर्णन करते हैं तो उसे पल्लवन कहते हैं। अर्थात विषय का विस्तार करना पल्लवन है। विषय का विस्तार करना मतलब क्या है, पल्लवन है। यह अध्यापक जो है बच्चों को समझाते हैं। रिदिम, तो क्या पल्लवन का मतलब सिर्फ विषय का विस्तार करना है? देखिए रिदिम अध्यापक से पूछता है पल्लवन का मतलब क्या विषय का वर्णन करना है, विस्तार से वर्णन करना है? अध्यापक, नहीं, सिर्फ विस्तार नहीं, उसकी और भी कुछ विशेषताएं और नियम होते हैं। देखिए सिर्फ विस्तार से वर्णन करना नहीं तो उसके नियम और उसकी विशेषता और भी कुछ है। गौरांश, मैं कुछ समझदा नहीं। देखिए गौरांश कहता है कि आपने जो कहा मुझे समझ में नहीं आया। अध्यापक, आइए मैं समझाता हूँ। हर भाषा में कुछ ऐसे लेखक होते हैं जो अपने विचारों को सूक्ष्म और संक्षिप्त रूप में रखते हैं। देखिए हर भाषा में कुछ ऐसे लेखक होते हैं, कवि होते हैं जो बहुत कम बोलते हैं, लेकिन उनके वाक्य का, उनकी कविताओं की पंक्तियों का भावार्थ तो होता है वो काफी बड़ा गहन होता है, काफी बड़ा होता है। उन्हें समझ पाना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। देखिए उनके पंक्तियों का, उनके वाक्य का अर्थ सबके समझ में नहीं आता। ऐसे समय में पल्लवन के माध्यम से उसे समझाया जा सकता है। तब पल्लवन के माध्यम से उन शब्दों का, उन पंक्तियों का अर्थ जो है उनको समझाया जा सकता है। रोशन, तो क्या पल्लवन से तात्पर्य निबंध है? रशुन अच्छा सवाल पूछता है। फिर पल्लवन और निबंध एक जैसा है, क्या पल्लवन और निबंध एक ही है?
अध्यापक नहीं, कई लोग निबंध और पल्लवन को एक मानने की गलती करते हैं। वास्तव में इन दोनों में अंतर है। देखिए अध्यापक कहता है कि कुछ लोग हैं जो निबंध और पल्लवन को एक ही मानते हैं, लेकिन दोनों में देखेंगे तो अंतर है, भेद है, दोनों अलग अलग है। निबंध में किसी एक विचार को विस्तार से लिखने के लिए कल्पना, प्रतिभा और मौलिकता का आधार लिया जाता है। देखिए निबंध लिखना है तो वहां पर देखिए जो भी विषय दिया है, जो भी विचार है, उसको विस्तार से लिखने के लिए कल्पना आपके दिमाग में होनी चाहिए, आपके वहां पे आपके पास वो प्रतिभा होनी चाहिए और मौलिकता का होना बहुत जरूरी है। पल्लवन में भी विषय का विस्तार होता है, परंतु पल्लवन में विषय का विस्तार एक निश्चित सीमा के अंतर्गत किया जाता है। वहां पर देखिए एक सीमा होती है, एक बंधन होता है, उसके बाहर नहीं जा सकते आप। अपना विषय का वर्णन तो करना है लेकिन उस सीमा को तोड़ना नहीं है। लेकिन निबंध में ऐसी सीमा नहीं होती है, आप वहां पर अपने विचारों को रख सकते हो। रिधि सर, पल्लवन में क्या विचार के साथ साथ भाषा विस्तार पर भी ध्यान देना होता है? देखिए रिधि ने फिर सवाल पूछा है कि पल्लवन में देखिए विचार के साथ साथ भाषा के विस्तार पर भी ध्यान देना जरूरी होता है। अध्यापक हाँ, बिल्कुल सही प्रश्न पूछा, मैं इस पर आ ही रहा था। वैसे भी भाषा का विस्तार करना एक कला है। देखिए सही सवाल पूछा है और इस सवाल पर मैं आने ही वाला था, क्योंकि देखिए भाषा का विस्तार वर्णन करना यह एक क्या है, कला है। ये भाषा के ज्ञान के अलावा विश्लेषण, संश्लेषण, तार्किक क्षमता के साथ साथ अभिव्यक्तिगत कौशल की आवश्यकता होती है। देखिए पल्लवन करना एक कला है, इसके लिए आपको देखिए भाषा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। साथ ही विश्लेषण मतलब अलग करना, संश्लेषण मिलाना और तार्किक क्षमता मतलब तर्क करने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए। इसमें भी व्याख्याता के प्रत्येक अंश को विषय वस्तु की गरिमा के अनुकूल विस्तारित करना होता है। देखिए इसमें भी पल्लवन में देखिए जो आख्याता मतलब जो उपदेशक है, विषय वस्तु की गरिमा के अनुकूल विस्तारित करना है, मतलब उसके जो विचार है, उसको उसकी जो भावना है उसको आपको विस्तारित करनी होगी, उसका विस्तार करना होगा, उसको फैलाना होगा। भाव विस्तार को भी पल्लवन कहा जाता है। देखिए भाव या विचार उसका विस्तार करने को भी क्या कहते हैं, पल्लवन कहा जाता है। तन्वी सर जी, क्या पल्लवन में भाव विस्तार के साथ साथ चिंतन भी होता है? देखिए तन्वी ने सवाल पूछा कि भाव विस्तार के साथ साथ क्या चिंतन भी होता है? अध्यापक अच्छा प्रश्न पूछा तुमने। पल्लवन में भाव विस्तार के साथ चिंतन का स्थान भी महत्वपूर्ण होता है। देखिए भाव विस्तार के साथ चिंतन का भी स्थान का भी महत्वपूर्ण होता है। संसार में जितने महान चिंतक हुए, चिंतक मतलब जो मनन करने वाले साहित्यिक विचारक हैं, उनके गहन चिंतन के क्षणों में जिन विचारों और अनुभूतियों का जन्म होता है उसमें सूत्रात्मकता आ जाती है। देखिए जितने भी साहित्यिक है, चिंतक है, विचारक है, हम देखिए उनके वाक्य को, पंक्तियों को पढ़ते हैं, उनके विचारों को पढ़ते हैं, लेकिन उनका अर्थ हमें समझ में नहीं आता है, गहन अर्थ। सरासरी दृष्टि से पढ़ने पर उसका सामान्य अर्थ ही समझ में आता है। देखिए हम अगर पढ़ते तो उन पंक्तियों का सामान्य अर्थ समझ में आता है, गहन अर्थ हमें समझ में आता नहीं है, लेकिन पल्लवन से हमें उन पंक्तियों का गहन अर्थ पता चलता है। किंतु उसके सम्यक अर्थबोध एवं अर्थ विस्तार को समझने के लिए हमें उसकी गहराई में उतरना पड़ता है। देखिए उन पंक्तियों का अर्थ अगर हमें समझना है तो गहराई में उतरना पड़ेगा। जो हम उस गंभीर भाव वाले वाक्य खंड, वाक्य या वाक्य समूह में गोता लगाते हैं तो उसके मर्मस्पर्शी भाव को समझने लगते हैं। देखिए जब तक हम उन पंक्तियों में, उन वाक्यों में हम गहराई तक नहीं उतरेंगे तब तक देखिए उसका हमें अर्थ पता नहीं चलेगा। अर्थात छोटे छोटे वाक्यों या वाक्य खंडों में बंद विचारों को खोल देना, फैला देना, विस्तृत कर देना ही पल्लवन। देखिए छोटे छोटे वाक्य हैं, छोटे विचार है, उनको फैलाना ही क्या है, पल्लवन है। रोशन, हम जैसे विद्यार्थियों के लिए पल्लवन कला को आत्मसात करने की क्या आवश्यकता है? हम तो साहित्यकार नहीं है, इस संदर्भ में जानकारी दीजिए। देखिए हम तो छोटे से विद्यार्थी, हमें पल्लवन की क्या जरूरत है? हम तो कोई साहित्यकार नहीं है, है ना, हमें कैसी जरूरत है? अध्यापक रोशन, तुम अच्छे अच्छे प्रश्न करते हो, यह जिज्ञासा सराहनीय है। तुम अच्छे सवाल पूछते हो, अध्यापक कहते, तुम्हारी ये जिज्ञासा जो है काफी प्रशंसा करने लायक है, इस पर चर्चा होनी ही चाहिए। रोशन, जी सर, हमें इस विषय की भी जानकारी चाहिए। अध्यापक,
वर्तमान युग विज्ञान का युग है। आज के बच्चे वैज्ञानिक युग में पल रहे हैं। देखिए आज का युग विज्ञान का युग है, बच्चे वैज्ञानिक युग में पल रहे हैं। हमारे साहित्य में लेखक, विचारक, कवि अपने मौलिक विचारों को व्यक्त करते हैं। देखिए हम जो साहित्य पढ़ते हैं उसमें देखिए जो साहित्य पढ़ते हैं उसमें लेखक हो, विचारक हो या कवि हो, अपने देखिए मौलिक विचारों को व्यक्त करते हैं। हम उनके विचारों को समझ नहीं सकते। देखिए जो भी उन्होंने कहा है सिर्फ उनके ऊपर ही अर्थ को पढ़ते हैं या समझते हैं, अर्थ को समझ नहीं सकते। तब पल्लवन हमारी सहायता करता है। देखिए हम उनके विचारों को पढ़ते तो है लेकिन उनका देखिए गहराई में जब तक जाते नहीं तब तक हमें देखिए उसका गहन अर्थ पता नहीं चलता है। हम ऊपर उसको पढ़ते हैं करता है, परंतु बच्चों केवल विषयगत ज्ञान होना अनिवार्य नहीं होता। सिर्फ देखिए जो सब्जेक्ट हम पढ़ते, जो विषय पढ़ते उसका सिर्फ विषय का ज्ञान होना अनिवार्य नहीं होता है, अपितु आज के युवाओं के लिए अनेक क्षेत्रों का प्रवेश द्वार तैयार हो जाता है। पल्लवन व्यक्तित्व निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका तैयार कर सकता है। देखिए पल्लवन सिर्फ विषय का ज्ञान नहीं, तो इससे आपके व्यक्तित्व का विकास हो सकता है। तन्वी वह कैसे? अब तन्वी ने सवाल पूछा है कि वह कैसे। अब देखिए अध्यापक क्या कहते हैं। अध्यापक आप गौर से सुनो, शारीरिक विकास के साथ साथ बौद्धिक विकास भी आवश्यक होता है। देखिए शारीरिक विकास के साथ बौद्धिक विकास भी आवश्यक है। केवल शिक्षा तथा साहित्य में ही पल्लवन का महत्व नहीं है, बल्कि उत्कृष्ट वक्ता, पत्रकार, नेता, प्रोफेसर, वकील आदि पद प्राप्त करने के लिए इस कला से अवगत होना आवश्यक है। देखिए अध्यापक कहते हैं कि सिर्फ शिक्षा जगत में ही इसका महत्व नहीं है। अगर आगे चलकर आपको भविष्य में पत्रकार बनना है, नेता, प्रोफेसर, वकील आदि बनना है, तो आपको पल्लवन की कला से अवगत होना आवश्यक है। इतना ही नहीं, कहानी लेखन, संवाद लेखन, विज्ञापन, समाचार, राजनीति तथा अनेक व्यवसायों में भी पल्लवन का उपयोग होता है। देखिए फिर कहानी लेखन हो, संवाद लेखन हो, विज्ञापन हो या फिर राजनीति या फिर अनेक व्यवसाय हो, यहाँ पर भी देखिए पल्लवन का इस्तेमाल होता है। हमारे करियर की दृष्टि से भी पल्लवन उपयुक्त है। मितवा सर जी कितनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन मेरे मन में प्रश्न उठ रहा है कि पल्लवन की विशेषताएं क्या होती है। देखिए आपने अच्छी जानकारी दी है, मितवा कहता है, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है कि इसकी विशेषता क्या है। अध्यापक बताता हूँ, इन्हें अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। चलिए मैं पल्लवन की विशेषताएं बोर्ड पर लिखता हूँ। देखिए मैं लिखता हूँ, बोर्ड पे लिख के देता हूँ, आप अपने कॉपी में नोटबुक में लिखिए पल्लवन की विशेषता। कल्पनाशीलता, मौलिकता, सृजनात्मकता, प्रभावमयता, भाषा शैली, शब्द चयन, सहजता, स्पष्टता, क्रमबद्धता। देखिए ये पल्लवन की क्या है विशेषताएं जो अध्यापक बोर्ड पे लिखते हैं और बच्चों को अपने नोटबुक में लिखने के लिए वह कहते हैं। लड़की सर जी क्या पल्लवन लिखने की कोई अलग शैली होती है? देखिए फिर सवाल पूछा है देखिए लड़की ने, किसी कोई शैली है? अध्यापक हाँ, पल्लवन लिखने की निम्न शैली या प्रचलित है। देखिए निम्न शैली है जो प्रचलित है। देखिए पहली देखिए, इसमें विषय प्रवर्तन प्रथम वाक्य से ही आरंभ हो जाता है। देखिए इसमें विषय का वर्णन पहले वाक्य से ही आपको करना है। इसमें इधर उधर बहकने की एवं लंबी चौड़ी भूमिका बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। देखिए यहाँ वहां की बातें करने की जरूरत नहीं होती है। प्रथम वाक्य से ही शुक्लाबद्ध, रोचकतापूर्ण एवं उत्सुकता भरे वाक्य लिखने चाहिए। पहले वाक्य से ही देखिए विषय का आपको वर्णन करना होगा। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि आरंभिक 2-3 वाक्यों की भूमिका, देखिए कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि देखिए जो भी आपका विषय है उसकी देखिए पहली या 2 वाक्य में उसकी देखिए प्रस्तावना करें, भूमिका बनाई जाए। मध्य 10-12 वाक्यों में विषय प्रतिपादित करें। देखिए मध्य में क्या विषय का विस्तार वर्णन करें तथा अंतिम 2-3 वाक्य में उपसार प्रस्तुत करें और अंतिम 2-3 वाक्य में क्या करें उसका समापन करें।